एक सीट मिल्कीपुर अयोध्या, जिस पे बीजेपी की टांगे कांप रही हैं, डरी हुई है बुरी तरह से कि अब एक तो लोकसभा तो हार ही गए और विधानसभा भी हार गए, और निश्चित रूप से उसी वजह से हुआ, तो हाल क्या होगा। तो इस तरह से डरी हुई ये जो बीजेपी सरकार है, ये चुनाव आयोग और पूरी इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए किस किस तरह की चुनाव को जीतने के लिए हरकतें कर रही है, यह मैं आज आपको पूरे प्रमाण सहित खुलासा करने जा रहा हूं। उसी के लिए मैंने आप सबको बुलाया। मीरापुर विधानसभा में 34 लोगों ने 34 लोगों ने नॉमिनेशन किया, नामांकन किया। उन 34 में से 22 लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए या वापस ले लिए गए। 22 लोगों के, 12 लोग मैदान में हैं। मेरे साथ में देखेंगे आप, मेरे साथ में है संजीव कुमार जी, आप मुजफ्फरनगर से हैं। आप भी उसमें नॉमिनेशन करने वालों में से थे। जो 16 मीरापुर विधानसभा है बाई इलेक्शन में, संजीव कुमार जी भी निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन करने वालों में से थे। इन्होंने नॉमिनेशन किया और बाद में इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। इनके नॉमिनेशन कैंसिल करने का जो कारण पूछा गया, अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर ने, एसडीएम ने कारण नहीं बताया कि हमारा नॉमिनेशन आपने क्यों कैंसिल किया है, कारण क्या है। और जो कारण बता रहे हैं वो इतना हास्यास्पद है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस लेवल पे बैठे हुए रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी इस तरह की जो है बदमाशियां करते हैं। ये जब इन्होंने नॉमिनेशन किया तो नॉमिनेशन करने के बाद वो एक चेकलिस्ट देते हैं। ये आप देखेंगे, ये पूरा ये आदेश है चेकलिस्ट के बाद चेक करने का, और इसमें वो ये दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं, और इसके लिए वो समय देते हैं कि भाई इस तारीख तक, इस समय तक आप अपना ये चीजें क्लियर करके दे दीजिए आप। तो इसमें जो इन्होंने ये प्रारूप 26 में शपथ पत्र में जो दिया जाता है, उसमें यहां लिखा हुआ है उन्होंने ग पे, कॉलम नंबर ग सी कह सकते हैं अंग्रेजी में, इस पे लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है कि भाग के का 4 सब क्लॉज 1 ये आपका, और भाग 8 ये निर्दोषों के अनुसार नहीं है, नहीं भरा गया, ये लिखा गया। सिर्फ ये कारण है। भाग का 4(1) भाग 8 भाग का निर्देशों के अनुसार नहीं भरा गया है, ये इनका कारण है। और इसके लिए इन्हें कहा कि आप दूसरा अपना एफिडेविट दे दीजिए। इसमें आप नीचे देखेंगे कि यहां समय दिया जाना चाहिए था, इन्होंने इसका समय नहीं दिया। 25 तारीख का नॉमिनेशन था, तो इसमें समय देना चाहिए था कि आपको कब तक देना है, वो इन्होंने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं दिया। लेकिन सभी लोगों से कहा, जिन जिन के भी हैं 2, तो उसमें आजाद समाज पार्टी काशीराम उनके कैंडिडेट ने और राष्ट्रीय लोकदल उनके कैंडिडेट ने, इन्होंने भी 28 तारीख से दोबारा से अपने एफिडेविट दिए। ये एफिडेविट हैं, जैसे आप देखेंगे ये जाहिद हुसैन है। ये जाहिद हुसैन जो है ये आजाद समाज पार्टी काशीराम, ये उनकी पार्टी का है, ये उनकी पार्टी के कैंडिडेट है। ये उन्होंने दिया भर के, एक नहीं 2 दिए उन्होंने, ये 2 एफिडेविट उन्होंने भर के दिए। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये एफिडेविट आप देखेंगे, ये मिथिलेश पाल जी हैं, मैडम मिथिलेश पाल हैं, उन्होंने भी ये 2 एफिडेविट भर के दिए। ठीक है, ये एफिडेविट उन्होंने भर के दिए और ये 28 तारीख को दिए, क्योंकि करेक्शन था तो इन्होंने भी कहा कि भर के दे दो, तो दोनों के सबके 28 तारीख को इन्होंने भर के दे दिए। और ये एफिडेविट ये संजीव जी का है, जो आपके सामने बैठे हैं संजीव जी, उन्होंने ये एफिडेविट दिया। अब इनके उसमें जो ऑब्जेक्शन लगाया, ऑब्जेक्शन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 4 भाग सब भाग 1 उसका जो है ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया, वो हमें देना था भाग के 4(1। तो इसमें भाग के 4(1 क्या है आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये भाग 4 यानी पैरा 4 होना, तो पैरा होना चाहिए, लेकिन वो भाग 4, जितनी अकल है उतनी काम करते हैं। तो ये पैरा 4
इसमें ये वाली चीज जो इनका पहला एफिडेविट था उसमें केवल ये जो हम नीचे नाम देख रहे हैं ना, संजीव कुमार, और यहां पे जो है 0-0, बस ये खाली था, सिर्फ इतना खाली था। इसी के लिए ऑब्जेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि आप इसे भर के दो। भाग 8 ये जो था उन्होंने, ये भाग 8, ये देखिए, ये भाग 8, ये वाला जो है, इस पे ऑब्जेक्शन लगाए, जैसा मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया। इन दोनों पे ऑब्जेक्शन लगाए और मांगा कि आप भर के दीजिए, दूसरा एफिडेविट दे दीजिए। इन्होंने दे दिया 28 तारीख को। अब क्या हुआ, इनके जो एफिडेविट हैं सारा भर के दे दिया, इसी तरह से औरों ने दिए, इनका कैंसिल कर दिया गया नॉमिनेशन और उन दोनों के एक्सेप्ट कर लिए गए, जबकि उन दोनों के एफिडेविट में भी बिल्कुल वही चीजें हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इनके एफिडेविट में है। दूसरा, जब आपने मुझे जो ऑब्जेक्शन दिए थे, इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूं ना, और है भी यही, कि जो ऑब्जेक्शन दिए मुझे केवल वो रिमूव करने हैं, बाकी मेरा फॉर्म बिल्कुल ठीक है, मैंने वो रिमूव कर दिए। आपने जो मेरा कैंसिल किया आप उसको लेकर कैंसिल नहीं कर रहे, आप दूसरे जो पैरा है उसको लेकर मेरा कैंसिल कर रहे हैं। आपका था 4 का और आप कैंसिल किस पे कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं 5, भाग 5 पे। भाग 5 क्या है ये भी आप लोग देख लीजिए। ये है भाग 5, जिसमें यह है कि आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, किसी में सजा तो याफ्ता नहीं, आप कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ये है ये, अगर ये मेरा गड़बड़ था तो आपने जो ये चेकलिस्ट मुझे दी है, इस चेकलिस्ट में आप मुझे ये लिख के देते ना, ये आपका गलत है, ये आपने भरा नहीं है या गलत भरा है। आपने ये नहीं दिया, मुझे कुछ पता है नहीं, और आपने जो ऑब्जेक्शन लगाए थे वो ऑब्जेक्शन मैंने रिमूव कर दिए, लेकिन मेरा जो आपने कैंसिल किया वो बिल्कुल अलग कारण से किया। अब इसको देख लेते हैं। जो ये 5 है, अब मैं आपको मिथिलेश जी का भी दिखाता हूं कि 5 उनका कैसा भरा हुआ है, और मैं अपना भी दिखाता हूं कि मेरा कैसा भरा हुआ है। ये देखें, ये मिथिलेश जी का है, और ये आपका जो जाहिद हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनका भी दिखाता हूं, आप उसके आजाद समाज पार्टी के, उनका भी ये देख लेना। ये यहां से शुरू होता है, ये इनका जाहिद हुसैन साहब का यहां से शुरू होता है, ये 5वां कॉलम, ठीक है। और ये मिथिलेश जी का है, इनका ये ऊपर से शुरू होता है, और ये इनका है संजीव जी का जो ऊपर से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आपराधिक मामले, मैं ये घोषणा करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। आगे लिखा गया है लागू नहीं होता है, ये जाहिद के में है। अब इनके में, इसमें लिखा हुआ है लंबित आपराधिक मामले, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है लागू नहीं होता है। ये देखें आप, इसमें यहां नीचे और इसमें यह ऊपर, दोनों में एक सेम बात है। ठीक इसी तरह से अब इनका देख लें, मैं ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इनका ये खाली है। अगर रिजेक्ट होना था तो किसका होना था, इनका होना था, राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि इन्होंने खाली छोड़ दिया, और इलेक्शन कमीशन जैसे कहता है अगर एक भी कॉलम खाली हो जाएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इनका है, ये खाली होना ये दर्शाता है कि इसमें कमी है। इनका रिजेक्ट नहीं किया, मेरा रिजेक्ट किया। अब दूसरा, और इसके आगे इसी में जो पैरा दूसरा है, वो पैरा दूसरा देखें, इसमें लिखा है इनके में, मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं। ये इन्होंने, जाहिद ने ये अपनी लिस्ट दे दी कि ये मामले मेरे खिलाफ हैं, और यहां इस कॉलम में आगे कुछ नहीं लिखा है। ठीक, अब इसमें आप इनका देखिए, मैडम का, ये उनका है मैडम का, मिथिलेश जी का। इसमें ये जो है कि मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं। मजेदार बात, राइट का निशान लगा रखा है और उसका आगे लिखा हुआ है लागू नहीं होता है। इसका क्या मतलब माना जाए? एक तरफ आप कह रहे हो सही है और एक तरफ आप कह रहे हो लागू नहीं होता है। ये दोनों बिल्कुल आप देखिए सामने सब कुछ, ठीक है ना।
ये गलत है, एक खाली है, दूसरे में गलत इंफॉर्मेशन है, तो ये इनका कैंसिल होना चाहिए था, ये कैंसिल नहीं किया। ठीक, अब आप मेरे में देख लीजिए, मेरे में जैसे मैंने आपको बताया, यही है ना मेरा, हां जी, मेरे में पहले वाले में क्या है, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, लिख दिया मैंने, आगे लागू नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने भी लिखा लागू नहीं होता है, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, खाली। अब दूसरा, मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं, इन्होंने राइट लगा रखा और आगे कर रखा है लागू नहीं होता है, और इन्होंने कहा है लागू नहीं होता, और पीछे फिर आगे सारी, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, और नीचे पूरी लिस्ट दे रखी है जो इनके खिलाफ केस हैं। कैंसिल किसके होने चाहिए थे, और मैंने बाकायदा लिखा हूं कि मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, लागू नहीं होता, और मैंने सारा दे दिया, कुछ नहीं है मेरे खिलाफ, सब कुछ। तो नॉमिनेशन पेपर किसका पास होना चाहिए था, नॉमिनेशन पेपर संजीव कुमार जी का क्लियर होना चाहिए था, इन्हें इलेक्शन लड़ने की अनुमति होनी चाहिए थी। लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो एसडीएम है, उस एसडीएम ने इनका कैंसिल करके जो बाकी लोग हैं, कौन लोग हैं इनमें, ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग कौन हैं, इनका गठबंधन बीजेपी के साथ में है, तो सरकार के आदमी है, इन्होंने उनका क्लियर कर दिया। और दूसरा आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी उनका भी गलत भरा हुआ है, उनको भी इन्होंने जो है उनका वो फॉर्म जो है क्लियर कर दिया। कैसे कर दिया आपने? और दूसरा, आप मेरा जो बिल्कुल भरे हुए हैं जिसी तरह से, जो कमिटी मैंने पूरी कर दी, और उसके बाद में जो आप नहीं कह रहे वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा औरों का है, अगर उनका क्लियर कर दिया तो मेरा आपने क्लियर क्यों नहीं किया, मेरा नॉमिनेशन आपने रद्द कर दिया। इस बात को लेकर बाकायदा एसडीएम से बात कही गई, उसने नहीं मानी, नहीं सुनी। उसके बाद में हम लोगों ने ये प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर, उनको ये बाकायदा एक कंप्लेंट दी, और ये सब कुछ बताया हमने, और ये कंप्लेंट देने के बाद में हमने कहा कि इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, भारतीय न्याय संहिता और अन्य जो प्रावधान है उसके अंतर्गत, SC ST एक्ट के अंतर्गत। एक और बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि संजीव कुमार जी हैं SC शेड्यूल कास्ट, और क्योंकि वो सीट है जनरल, तो क्या मानसिकता ये रही है कि जनरल सीट पर शेड्यूल कास्ट को नहीं लड़ने देंगे, तो और भी कुछ नहीं तो पहले ही इसका कैंसिल करो, खत्म कहानी? क्या ये मानसिकता है? या ये मानसिकता है कि भाई जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के साथ है, उनका तो क्लियर कर दो, बाकी को सबको हटाओ रास्ते से? क्या ये मतलब है? और क्या ये इलेक्शन कमीशन का काम है? और इलेक्शन कमीशन के पास में जैसे ही नॉमिनेशन भरा जाता, पेपर उनके पास जाते हैं, तुरंत स्कैन होकर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, ये उसकी जिम्मेदारी है कि देखे किसी का गलत तरीके से नॉमिनेशन कैंसिल तो नहीं किया गया है, या किसी गलत व्यक्ति का नॉमिनेशन तो क्लियर नहीं किया गया है। ये उसकी जिम्मेदारी केवल रिटर्निंग ऑफिसर की नहीं है, और केवल रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, वहां जो ऑब्जर्वर है, जिसमें सारे कैमरा वगैरह सब लगे तो हो, सबकी फोटोग्राफी होती है, उन सबकी मौजूदगी में होता है, ये उस ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी थी कि वो ऑब्जर्वर इस बात को देखे कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो ऑब्जर्वर है निर्वाचन आयोग का, उसके खिलाफ, जो राजीव कुमार है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके खिलाफ 2 और लोग हैं वहां पे, और ये सुबोध कुमार, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुबोध कुमार, ये सुबोध कुमार वहां पे एसडीएम है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जानसठ का एसडीएम है मुजफ्फरनगर। इनके खिलाफ बाकायदा हमने ये कंप्लेंट दी है, लेकिन सरकार उनकी है, तो कंप्लेंट कहां से दी जाएगी, सुनी जाएगी हमारी? अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन यह सब कुछ कानूनी मामला है, यह सब कुछ लिखित में है, कागजों पे है, इसी के लिए किसी मौखिक बात की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे सबूत हैं, और इन सबूतों के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पुलिस कार्रवाई करे ना करे, लेकिन अदालत तो कार्रवाई करेगी। जैसा अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर किस तरह से फैसला दिया है, तो अदालत तो कार्रवाई करेगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो 2 लोग हैं, दोनों के दोनों, ये मिथिलेश कुमारी पाल जो है, मिथिलेश पाल, इसका, और ये आजाद समाज पार्टी का जो है, यानी राष्ट्रीय लोकदल की जो मिथिलेश पाल है, और आजाद समाज पार्टी का जो जाहिद है, इन दोनों के नॉमिनेशन तो कैंसिल होंगे ही होंगे।
इसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं, अदालत से इनका तो होना ही होना ये कैंसिल। जो भी इनको वोट भी देगा तो वो वोट भी बेकार ही जानी है, तो इनके तो कैंसिल होने ही होने हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, ये जो ऑब्जर्वर हैं, ये भी बचेंगे नहीं। नौकरी इस आरओ की, रिटर्निंग ऑफिसर जो है, एसडीएम जो है सुबोध कुमार, इसकी जानी है, जो ऑब्जर्वर है इसकी जानी है। नौकरी इनकी भी बचेगी नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं आखिरी दम तक, सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट से क्या लगता है सर कि इस सीट पे चुनाव भी रद्द हो जाएगा अगर बाद में सुनवाई होती है? मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रभात जी, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, ये तो यहीं से हाई कोर्ट से हो जाएगा रद्द, ये चुनाव हाई कोर्ट से रद्द हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास, मैं जानता हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। आप जवाब दो ना इसका, आप हमें जवाब नहीं दे रहे, क्यों क्या? आप किसी का नॉमिनेशन कैंसिल करेंगे तो उसे नोटिस देंगे आप, लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया और आप कैंसिल करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे आप? और नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, और भी देखिए मजेदार बात, आप कैसे नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, कानून के व्यक्ति हैं तो कानून की बात करेंगे। निर्वाचन विधि निर्देशिका, ये तो इलेक्शन कमीशन की है, ये किताब इलेक्शन कमीशन की छापी हुई है, ये मेरी नहीं है। और इस इलेक्शन कमीशन की किताब में पेज नंबर 144, ये देखो आप, ये पेज नंबर 144 SC ST एक्ट जो है, वो SC ST एक्ट पूरा इसमें छापा हुआ इलेक्शन कमीशन ने, वो मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने छापा है। और इलेक्शन कमीशन ये कहता है इस कानून में कि SC और ST के व्यक्ति को न केवल ऐसा नहीं कि वोट देने से रोक देंगे, ना तो वोट देने से रोका जाएगा, ना ही उसे इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, ये इसी में दे रखा है, ये इलेक्शन कमीशन का है, ये मेरा नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अपने ही बनाए हुए कानून, अपनी ही किताब के अनुसार नहीं चलेगा, उसके आगे चलेगा तो कैसे इलेक्शन कमीशन को बच देंगे? यद्यपि हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, मैं नाम लेके बोलता हूं, राजीव कुमार निहायत ही बेईमान भ्रष्ट व्यक्ति है और मोदी सरकार की गुलामी में वो संविधान को कुचलने पर लगा हुआ है, तुला हुआ है। लगातार दोनों चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी किस कदर बेईमानी हुई, लगभग 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई और 79 सीटें बीजेपी को जिताई गई। ठीक इसी तरह से जो अभी चुनाव हुआ है आपका हरियाणा का, उस हरियाणा के चुनाव में भी लगभग 14 लाख वोटें बढ़ाई गई और 15 सीटों पर बीजेपी को जिताया गया, सबके सामने है। जहां जो बैटरी है वो बैटरी 99% आ रही है। कैसे 99%? अरे आप अपना मोबाइल या कोई भी चीज चार्ज करोगे, सुबह से शाम तक चलेगा, 11 घंटे का पोलिंग होता है, 11 घंटे कोई चीज चलेगी तो 1% डाउन होगी उसकी, और बाकी में जो है मतलब 30-40% जो बैटरी खत्म हो रही है, तो कैसे हो रही है? सबके सामने बेईमानी है। और कांग्रेस ने जो लेटर लिखा उसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया आगे से जरा ढंग से बोला करो, ऐसा मत बोल दिया करो, जिम्मेदारी से बोला करो कि कुछ भी कह दे तो ये धमका रहा हो। तो ये स्थिति है, इलेक्शन कमीशन किस कदर से बेईमानी करके उपचुनाव में भी बीजेपी को जिताने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र कर रहा है, अपनी पूरी इलेक्ट्रिकल जो अपनी इलेक्शन मशीनरी है उसके माध्यम से, रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से, ऑब्जर्वर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, ये सारी स्थिति आपके सामने, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। अब आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आप संजीव जी यहां बैठे हैं जो कैंडिडेट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर। सवाल है, बात ये हो रही थी कि जो ये सीट है आरएलडी को दी गई है, लेकिन यहाँ पे अजीत राठी जो वहाँ के मेन आरएलडी के कार्यकर्ता थे, पुराने 30 साल पुराने कार्यकर्ता थे, उनका अकाउंट चेक किया गया, 50 लाख वहाँ पे चेक करे गए, उसके बाद ये सीट मिथिलेश पाल को मिल जाती है, वहां जांच छूट जाता है। तो आपको क्या लगता है जयंत चौधरी की भी पकड़ खत्म हो चुकी है? नहीं, जयंत चौधरी जी की पकड़ है ही नहीं। अगर जयंत चौधरी जी की पकड़ होती तो लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने समझौता किया बीजेपी के साथ में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो अपने अगर पीछे की सारी अपनी परंपरा देखें, अपने परिवार का इतिहास देखें, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब से लेके तब पूरा इतिहास देखें, तो ऐसी स्थिति तो नहीं ना उनकी, पर फिर भी उन्होंने समझौता किया, तो वो साफ है कि पकड़ उनकी नहीं है। और अगर पकड़ होती तो बात ही कुछ और होती। मिथिलेश पाल वही है जो आरएलडी को 1.5 जिले की पार्टी बताती थी, उसके बाद भी उनके सिंबल से लड़ रही, तो जयंत चौधरी मतलब कहां इतना दबाव है क्या? नहीं, इतना जो उनको गलत बोल रहे हैं उसी को टिकट दे, नहीं, ना केवल गलत बोल रहे उसको टिकट दे रहे हैं। आप इससे यह भी लगा सकते हैं कि राजनीति में जब व्यक्ति कमजोर हो जाता तो कितना मजबूर हो जाता है, किस हद तक
कंप्रोमाइज करने के लिए, ये उसी का नतीजा है। सर एक सवाल है, जैसे आपने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग और पूरी मशीनरी पे, तो आप एडवोकेट भी हैं, तो आपने ये नोटिस क्यों जारी नहीं किया? किसको? चुनाव आयोग को। मुझे नोटिस जारी नहीं करना, नहीं मैं नोटिस ही नहीं, ये जो कंप्लेंट मैंने करी है पुलिस को, ये कंप्लेंट पूरी मैंने उसी समय सारी की सारी सभी इलेक्शन कमीशन को भेज रखी है, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है लखनऊ में बैठा हुआ उसको भेज रखी है, हर किसी को मैंने ये भेज रखी है, छोड़ा मैंने कोई नहीं है। जो लीगल प्रोसेस होता है हम उस लीगल प्रोसेस को बाकायदा अपना कर सारे काम कर रहे हैं। तो अभी तक कोर्ट ने कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं है? कोर्ट ने एक्शन यूं नहीं लिया, हम कोर्ट में यूं नहीं जा पा रहे हैं। दिक्कत सिर्फ एक ही हो रही है, आपने देखा होगा गाजियाबाद में जिस तरह से पुलिस ने हमारे वकील साथियों पर लाठीचार्ज किया, तो उसके बाद से यूपी में हड़ताल है। सो कोर्ट वहां बंद है, हड़ताल में हम काम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी ये है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो लीगल वो हो सकता है, जैसे हम पुलिस में गए, हमारे लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। आखिर एफआईआर होगी तो पुलिस में होगी, अगर कोर्ट भी आदेश करेगी तो पुलिस वहीं करेगी थाने के लिए। तो हम पुलिस के पास गए, जितने भी अधिकारी हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन से के साथ साथ और भी जुड़े, हमने उनको सबको उसी दिन कंप्लेंट दी है। तो हमने जो लीगल प्रोसेस अवेलेबल है हमने वो सारा अपनाया है। क्या इसमें देरी नहीं होगी अगर इस तरह की चीजें सामने? नहीं, देरी हमारी तरफ से नहीं हो रही, हमारी तो मजबूरी है कि भाई जब कोर्ट नहीं काम कर पा रहे हैं, हड़ताल चल रही है, हमारी मजबूरी है। लेकिन उसके अलावा जो पुलिस की तो हड़ताल नहीं है ना, पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ना, SC/ST एक्ट में है। अगर SC/ST एक्ट में मुकदमा दिया जा रहा है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो उस मुकदमे को रजिस्टर करे और ACP लेवल से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यों नहीं करी आपने? क्यों नहीं करी? इसका साफ है कि भैया बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है इससे, जो भी कुछ होगा। सो इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जिनके विरुद्ध ये कंप्लेंट है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम नहीं कर पाता है तो सुमोटो एक्शन तो हाई कोर्ट ले सकता है। सुमोटो एक्शन की जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर ऐसा होने लगे फिर तो देश में मैं समझता हूं किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई भी बदमाशी कर जाए। लेकिन नहीं होता तब ये सारी कार्रवाई सब कुछ करनी पड़ती है, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। ऐसा नहीं जब देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन बेहतर होगा हम उसको अवेल करेंगे। मैं उसकी बात ये कर रहा हूं कि वो बात हमारी अलग है कि हमें कहां का लीगल ऑप्शन है, वो तो हम अपनाएंगे। पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार दिए गए हैं, उस पर जो जिम्मेदारी निर्धारित की गई है वो ये है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी मैंने दिखा दिया, ये उसी की किताब है, ये वाली जो है, इसी किताब में लिखा है कि आप ऐसी के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते आप, ठीक है ना। और जबकि हमारा नॉमिनेशन जो है बिल्कुल उसी तरह से भरा हुआ है जैसे उनका भरा हुआ है जिनका आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा रिजेक्ट क्यों कर दिया आपने? क्या आपके इतने सबूतों के बाद आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस पूरे मसले पर कोई एक्शन लेगा? नहीं, मुझे मालूम है कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगा, बेईमान आदमी है, मैं बिल्कुल धड़ल्ले से ये बात कर रहा हूं, बेईमान है, नहीं लेगा एक्शन। लेकिन केवल चुनाव आयोग आखिरी अथॉरिटी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। पर कल को ये ना कहे कोई भी, अदालत हमसे न पूछने लगे आपने चुनाव आयोग को शिकायत क्यों नहीं करी, तो हमें चुनाव आयोग को तो जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग जब तक हमें इसका जवाब नहीं देगा तो हम कहां जाए आगे? तो ये सबूत आप किसे दिखाना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम पहले मीडिया को दिखाना चाहते हैं कि मीडिया ये बात लोगों तक पहुंचाए। मीडिया के माध्यम से अगर अदालत तक ये बात पहुंच जाए, कोर्ट समझे कि भी इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो हो सकता है कोर्ट सुमो से एक्शन ले ले, ये भी तो हो सकता है। तो हम जब तक बताएंगे नहीं कैसे होगी? माना मैंने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करके रख ली, मेरी आवाज कहां से पहुंचेगी? भाई किसी भी दबे कुचले व्यक्ति की या मजलूम व्यक्ति की या पीड़ित व्यक्ति की आवाज पहुंचाने का माध्यम तो आप ही हो ना, आप ही सोशल मीडिया के साथी हो। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुका, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मर चुका, वो तो गोदी मीडिया बन चुका। तो हमारे पास तो जो भी कोई बात है, आप सोशल मीडिया के साथी हैं, आप ही के माध्यम से जनता को भी बताना है कि देखो किसके दर बेईमानी हो रही है, इलेक्शन कमीशन का चरित्र भी दिखाना है, और आप ही के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी बताना, देख भाई हम तुझे पहले बता चुके हैं, तेरे पास कंप्लेंट कर चुके हैं, कुछ कर काम। और आप ही के माध्यम से अदालत को भी बताना है कि ये सब कुछ हो रहा है, आप सुमोटो एक्शन लोगे तभी ये लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, नहीं तो
ये सबको खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन 20 तारीख को तो अब मतदान है यूपी के उपचुनाव को लेकर। आज कितनी तारीख है? आज 15 तारीख, 14 तारीख है। 14 और 20 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। एक्शन होना हो तो जरा सी देर का काम है। अगर कोर्ट ही सुमोट एक्शन ले लेती है तो ये मिनटों का काम है, इससे ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। और कोर्ट क्या है कि कोर्ट कभी भी कहीं भी ले सकती, 24 घंटे कोर्ट जो होती हैं वो कोर्ट 24 घंटे कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि जब अदालत में बैठती तभी कोर्ट है। अगर उन्हें पता लग जाए तो वो किसी भी समय आप जो सुमोटो लेके एक्शन ले सकती हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय इस देश में अगर जिंदा है, अदालतें अगर जिंदा हैं, तो अदालतें देखें कि किस कदर अन्याय हो रहा। अधिकारियों पर किसका प्रेशर है जी? अधिकारियों पर किसका प्रेशर? स्वाभाविक है। आजाद समाज पार्टी भी उनके साथ है भाई के साथ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि किसके साथ, मैंने ये नहीं कहा कि उनके साथ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दाल में काला जरूर कुछ है कि जब जैसा उनका नॉमिनेशन पेपर है ऐसा ही राष्ट्रीय लोकदल का नॉमिनेशन पेपर है और ऐसा ही मेरा है। उन दोनों का क्लियर कर दिया, मेरा क्लियर नहीं किया, तो क्या मानूं मैं इसे? तो सर इस समय क्या मानूं मैं? मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि भैया सारे लोग मिले हुए हैं, मैं तो यही मान सकता हूं, और नहीं तो मेरा भी क्लियर किया जाता। जब इस तरह की सेंसिटिव मैटर पर जब इतनी बड़ी घटना है और जब वो राइट टू वोट, राइट टू चुनाव लड़ने का अधिकार जो खत्म किया जा रहा है, तो आप कैसे इन्फॉर्म कराएंगे? मीडिया के माध्यम तो वो तो ये सोशल मीडिया देखते नहीं। अगर आप ये मैं आपकी बात से धर्मवीर जी सहमत नहीं हूं। मैं यूं सहमत नहीं हूं कि जो सोशल मीडिया की बात करूं और मेरी बाइट, मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं या मेरी कहीं कोई बाइट है तो मोदी देखता है आप क्या बात कर रहे हो, और मोदी ने सबको डायरेक्शन कर रखी है कि इसकी जरूर देखना। तो मेरी बाइट सब देखते हैं, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सब देखते हैं। आई एम 100% श्योर ये बात निश्चित रूप तक मोदी तक पहुंचेगी, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचेगी, और भी आरएसएस के लोगों, मेरी हर जो बाइट आरएसएस के लोग देखते हैं। आप समझते हैं आरएसएस किस तरह से मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं ये सारी चीज आपका ये वहां तक पहुंचेगी जरूर। इस पे एक्शन होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। हां, उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद में आप सारे मीडिया के साथियों को बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये बात वहां तक पहुंचे किसी भी तरह से। बाकी तो लीगल एक्शन जो मुझे लेना मैं लूंगा ही। संजीव जी से सवाल है। संजीव जी, आपने तैयारी करी चुनाव लड़ने की, बाकायदा कितना पैसा खर्च कर चुके हो? क्या लग रहा है ये कौन लोग हो सकते हैं जो आपको चुनाव लड़ने से पीछे हटा रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर वो पॉलिटिकली लीडर हैं जो आपके खिलाफ हैं या विपक्षी हैं? ये असल में ऐसा है ना, जो सरकार है बीजेपी की, ये सब गड़बड़ करवा रही है अधिकारियों को दबाव में लेके। और जैसे मैं दलित जाति से हूँ तो मुझे इन्होंने रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा है मेरे साथ, और मैं कानूनी सारे जितने भी अधिकार है अपने इस्तेमाल में लाऊंगा। और या तो चुनाव से पहले ही वोट डालने से पहले ही ये निर्धारित करे सरकार और चुनाव आयोग, और नहीं तो अगर चुनाव हो भी जाते हैं तो भी मैं कोर्ट में जाऊंगा। और बीजेपी से जो मिथिलेश पाल है, एक तो इनका पर्चा, और एक आजाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है आज हुसैन करके कुछ, जाहिद हुसैन, इन दोनों के पर्चे तो निरस्त होंगे। और नहीं तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए। गलती उनके पर्चों में है, मेरे में नहीं है बिल्कुल भी। क्या जातिवाद हुआ आपके साथ? बिल्कुल जातिवाद हुआ है। तो फिर अभी तो कोर्ट में जो हड़ताल चल रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहाँ जाओगे अभी आप? अभी अब जब जैसे हड़ताल, जैसे वकील साहब ने बताया है कि अभी जितना हम कर सकते हैं फौरी तौर पे वो हम कर रहे हैं, तहरीर वगैरह दी हैं। इस बार आपको सफलता नहीं मिलती तो क्या अगली बार चुनाव लड़ने का प्रयास करोगे जिस तरह चल रहा है प्रशासन में? देखिए, अगर ये चुनाव कराएंगे ईमानदारी से, मुझे लगता है कि मोदी सरकार चुनाव कराने का ये तो सब खेल खेल रहे हैं कि चुनाव ना कुछ नहीं हो रहे हैं। जिसको चाहा जहां दबा दिया, जिसको चाहा वहां बैठा दिया। क्या किस तरीके के चुनाव है? तो लोकतंत्र नहीं है क्या देश में? मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल राय है कि नहीं है। तो जैसे रामपुर में हुआ था पिछली बार जब उपचुनाव था, तो वो माहौल मीरापुर में भी होगा क्या? क्योंकि नाक की बात है यहाँ पे आरएलडी की एक ही सीट मिली है। नहीं, बात नाक की या कान की नहीं है। बात यह है कि संविधान और लोकतंत्र की, और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से जो व्यक्ति डिजर्व करता है वो कोई भी हो, उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। अब आप बताइए कि ये जो दोनों लोग हैं, ये जो लेडी है मिथिलेश पाल राष्ट्रीय लोकदल की, और ये जो आजाद समाज पार्टी से है जाहिद हुसैन, इन दोनों के जब नॉमिनेशन कैंसिल होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कानून एकदम मरा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जिंदा है, तो जब इनके कैंसिल होंगे तब क्या होगा? और जब ये सजा
होगी इनको, ये जो अधिकारी हैं एसडीएम सुबोध और ये बाकी जो और हैं, इनको सजा होगी, तब क्या होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी, कानून को जानते हुए भी, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है, और सबसे बड़ा मतलब दुखद पहलू ये है कि ये अधिकारी, कानून को जानने वाले अधिकारी, कानून को और संविधान को धता बताते हुए इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पर तुले हुए। तो क्या सामान्य सीट पर दलित को रोकने की कोशिश की जा रही चुनाव लड़ने से? भाई मुझे तो इससे तो यही लगता है, इससे तो यही लगता है, क्या अगर होता तो कैंसिल क्यों करते। अकेले कैंडिडेट है वहां पर सब बिल्कुल यही स्थिति है। आप पूछो इनसे, कोई और भी अदालत में आगे लड़ने वाला तो मैं ही था। अकेले। जो वास्तविक में जो बहुत ही है ना, जो सरकार के जो सरकार की नीतियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना कि ये सही है या गलत है, उस तरीके से तो मैं ही लड़ने वाला नहीं, और भी कैंडिडेट हैं क्या ऐसी कैटेगरी से? बहुत सारे थे, सबके निरस्त, सब हटा दिए। तो मतलब दलित चुनाव नहीं लड़ सकता सामान्य सीट पर? बट अब आप बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि जो भी थे सबके डिसमिस कर दिए गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं किए तो इसका जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो आप मेरा पर्चा एससी आयोग में जाओगे आप? बिल्कुल नहीं, जाएगा। एससी आयोग में चलिए वो चले जाएंगे जैसी भी स्थिति है, लेकिन एससी आयोग बिना दांत की जो संस्था है, कुछ नहीं है उसके पास में। और अगर आप कहो तो मैं आपको ऐसे उदाहरण दिखा दूंगा कि एससी आयोग नहीं, एससी के कई लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, कई अधिकारियों का बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे भी हैं। मैं आपको एक दिन बुलाऊंगा, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इसी पर कि एससी आयोग ने किस तरह से एससी ही अधिकारियों के जीवन बर्बाद कर दिया। मैं दिखाऊंगा, उन कैंडिडेट को बुलाऊंगा आपके सामने। सर थोड़ा उसको बोल दो, ये जो काट रहे हैं लोगों को